सभी को नमस्कार मेरा। देखिए आप सब लोग, ये हमारा राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव है और आप सभी लोग दूसरे स्टेट से आए हैं। कुछ लोग ही हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। ये आज की तारीख में जो प्राकृतिक खेती है या जो सामान्य खेती है, सामान्य खेती का मतलब हुआ कि रसायन आधारित खेती, जिसमें किसान की मजबूरी बन गई है कि उसको कोई भी क्रॉप बोएगा तो उसको फर्टिलाइजर डालना ही डालना है। उसकी मजबूरी बन गई है कि उसके खेत में कोई ना कोई बीमारी लगेगी फसल में तो उसको फंजीसाइड डालना ही डालना है। जब उसकी फसल में कोई इंसेक्ट आएगा तो उसको कीटनाशक रसायन डालना ही डालना है। और जब से पशुपालन हमने कम कर दिया तो खेत में अगर कोई खरपतवार है तो हमें वीडीसाइड डालना ही डालना है। ये धरती माँ आज के ठीक 100-200 साल पहले आपसे कुछ नहीं मांगती थी, ना पानी मांगती थी। रबी फसलों में केवल एक फसल ऐसी है, गेहूं, जो हमारे देश की क्रॉप नहीं थी। हमारे देश की रबी की फसल थी जौ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी। ये बिना पलेवा के बोई जाती थी, फर्टिलाइजर दिए ही नहीं जाता था, ना विल्ट लगता था, ना माहू लगता था, उकसा, और ना कोई फली छेदक कीड़ा लगता था। तब हमारे देश के किसान संपन्न थे क्योंकि लागत शून्य थी, बैल से खेती होती थी। अब क्या हुआ कि अब ट्रैक्टर से खेती हो रही है, रसायनों से खेती हो रही है, तो लागत बढ़ गई। प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ा 4 गुना, लागत बढ़ी 20 गुना। तो पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन उसका जो उपज का मूल्य है वो उस अनुरूप नहीं बढ़ा जिस अनुरूप में बढ़ना चाहिए था। जबकि लागत बहुत बढ़ गई तो आपको लागत और आमदनी के बीच का गैप कम हो गया। इसीलिए किसान, कई बार देश के किसान, उनकी 1.5 लाख की लागत लग गई। वो अपेक्षा किया था कि 3 लाख का क्रॉप हो जाएगा और प्राकृतिक कुछ परिस्थितियां ऐसी घटी, घटनाएं कि फसल कमज़ोर पैदा हुई या मंडी में उसको उपज का भाव सही नहीं मिला, तो सपने बेचारे ने संजोए थे कुछ, तो सुसाइड कर लिया। मित्र, ये सुसाइड करने का, किसान को आत्महत्या करने का जो प्रचलन बढ़ा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये आधुनिक खेती है। तो मेरा जो प्रयास है, मैं जो चाहता हूं आप लोगों से कि आप जरा खेती के विषय को बहुत गंभीरता से समझें। खेती में मैंने बोला कि खेती चाहे कोई भी फसल बोगे तो जमीन में। टमाटर बोएं, मिर्च बोएं, अदरक बोएं, आलू बोएं, गन्ना बोएं, कपास बोएं, जमीन में बोएंगे। उपज का सारा दारोमदार जमीन की फर्टिलिटी पर और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जमीन मेरी फर्टाइल है और क्लाइमेट मेरी सही है तो ज्यादा उत्पादन से कौन रोक लेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, जमीन मेरी अनफर्टाइल है, क्लाइमेट मेरा बदल चुका है, और आपसे कोई वैज्ञानिक, कोई तकनीकी, कोई बड़ा व्यक्ति ये कहता है उत्पादन बढ़ाना ऐसे बढ़ेगा, तो झूठ बोलता है। उत्पादन बढ़ाने की जो 2 प्रमुख रीजन हैं, बल्कि 3, जमीन की फर्टिलिटी, बेहतरीन जलवायु और बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो जमीन के ऊपर वनस्पतियां, कीट पतंगे होने चाहिए, चिड़िया विड़िया सब, मधुमक्खी, तितली सब। अगर सब कुछ दुरुस्त है तो उत्पादन बढ़ने से कौन मना करेगा। उत्पादन तो होना ही होना है।
और वो उत्पादन जब होगा, जब जमीन ठीक होगी, क्लाइमेट ठीक होगा, बायोडाइवर्सिटी ठीक होगा, तो वो उत्पादन जब होगा तो ट्रैक्टर से एक ही जुताई में आप गेहूं बो सकते हो, एक ही जुताई में आप जौ बो सकते हो। अभी तो 4 जुताई करनी पड़ती। क्यों? सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो गई। आज मैं आपको जीवामृत की एक कहानी बताऊंगा कि दरअसल देश के किसान भ्रमित हैं। जीवामृत को लेके बहुत सारे भ्रम हैं। सारे भ्रम को कोशिश करूंगा आपके सारे भ्रम दूर करूं। फिर भी कोई भ्रम बच जाए तो आप हमसे पूछ सकते हो। कब? जब मेरा पूरा विषय समाप्त हो जाए और आपको ऐसा लगे कि हमको एक डाउट है, तो डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है ना? तो ये देखिए, जीवामृत का विज्ञान है। अब जीवामृत सिंपल सी कहानी है कि सॉइल के बारे में कहा गया ये लिविंग है, ये जिंदा है, तभी तो माँ कहते हैं। माँ का मतलब जिंदा है। लेकिन अभी क्या हुआ, माँ लगभग कोमा में है, क्योंकि हमने इसके ऊपर इतने अत्याचार जुल्म ढाए हैं। अत्याचार नंबर 1, 4 टन का ट्रैक्टर, साल में 10 बार खेत में रौंदाना, सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय, ह्यूज क्वांटिटी में फास्फेटिक फर्टिलाइजर डालना। फास्फेट के बारे में सुना है? फास्फेट अगर आप 50 किलो किसी खेत में देंगे तो 50 किलो में से 15, मुश्किल से 15 किलो, 16 किलो, 12 किलो यूज होगा, बकाया वो अनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। वही सॉइल को हार्डनेस प्रदान करेगा। तो ज्यादा फर्टिलाइजर देना। तीसरा, उसमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, जैसे आजकल फसलों में ऐसे ऐसे कीट आ गए, ऐसे कि जड़ छेदक, तना छेदक, तो ये तो ऊपर से स्प्रे में मरते नहीं, क्योंकि जड़ के अंदर है, तने के अंदर है, स्टेम के अंदर है, सूट के अंदर है। तो इसके लिए सिस्टेमिक, दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, तो थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, फ्यूराडान, क्लोरोपाइरिफास, रीजेंट, ऐसा जब डालते हैं तो सॉइल के सारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर, बायोलॉजिकल पूरी प्रॉपर्टीज खत्म। तो जिस सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाएंगी, तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग। तभी तो आपको यूरिया, डीएपी देने की जरूरत पड़ती है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। इस माँ का, धरती माता का हमारे साथ इतना बढ़िया रिश्ता है कि अगर हम उसका पुत्र होने के नाते, हम सब धरती के पुत्र हैं और धरती मेरी माँ है। अगर हम पढ़े लिखे लोग इस माँ को माँ मानेंगे, इसको जिंदा रखने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये मरने नहीं देगी। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की दम पर, विज्ञान के नशे में इतना पागल हो गया कि इस माँ को ही मार देंगे, तो आपको कोई बचाने वाला भी। तो जीवामृत माँ को जिंदा करने का उपक्रम है। सिंपल सी बात है कि पिछले 30, 40, 25 सालों में हमने कई बार मिट्टी में ऐसे खतरनाक रसायन डाले। तो जब हम खतरनाक रसायन डालेंगे तो इस धरती में जो सूक्ष्म जीवाणु और जीवाणु बोलें तो केंचुआ, गुबरैला, दीमक, गिजाई दिखते हैं जो, और सूक्ष्म जीवाणु बोले तो ढेर सारे, हजारों प्रकार के, वैज्ञानिक तो उसको 10, 12, 15, 20 जानते हैं। इस मिट्टी में लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको दुनिया ना अभी तक जान पाई और ना कभी जान पाएगी, और जब तक जानने का प्रयास करेगी तब तक मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो वो जीवों को जो मैंने मारे हैं, जीवामृत के माध्यम से उनको इनोकुलेट कर देना सॉइल में, ताकि सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज फिर से इनहेंस कर जाएं। जैसे ही बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक होंगी तो सॉइल मुलायम होने लगेगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक होने लगेगी, और धीरे धीरे करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ठीक हो जाएंगी। तो ये जो जीवामृत आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये आपके सामने 2 ड्रम रखे हैं। ऐसा जीवामृत
अब भ्रांति क्या है देखना आप, जीवामृत के बारे में बताया गया कि 10 किलो गोबर लो, 10 किलो गौमूत्र लो, 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लो और एक ड्रम में डाल दो, 1 किलो बेसन डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 72 घंटे में बन जाएगा। और खेत में जब पहला पानी लगाना तो सिंचाई के माध्यम से पूरा ड्रम 200 लीटर का चला देना, फिर ड्रम लाना, फिर ऐसे ही बनाना, फिर दूसरे पानी में चलाना, फिर तीसरे पानी में चलाना। ये 200 लीटर का ड्रम अगर किसान अपने घर में बनाएगा तो ये 200 लीटर का ड्रम, अगर एक ही एकड़ का किसान है तो 200 लीटर का ड्रम 3 बार खेत तक ले कैसे जाएगा? एक प्रॉब्लम। किसी ने कहा क्यों जरूरी घर में बनाए, खेत में बनाए, तो रात में कोई आएगा इसको फैलाएगा, ड्रम लेके चला जाएगा। तीसरी चीज कि कितने किसानों के पास देश में आज केवल 14-15% किसानों के पास गाय हैं। इसका मतलब 85% लोगों के लिए यह टेक्निक नहीं सूट करेगी, क्योंकि उनके पास तो गौमूत्र नहीं है। अब जिन 14% 15 के पास है गाय, तो उनके पास पक्का फर्श नहीं है, कच्चा फर्श है। तो यानी गौमूत्र को कलेक्ट करने के लिए जब गाय खड़ी हो तो डब्बा लेके पीछे से खड़े होइए, 250 ml से ज्यादा पेशाब निकलेगा नहीं। किसान खेती करे कि गाय के नीचे डब्बा लेके बैठे? अगला बोले पक्का फर्श बना लो। गौ माता को पक्के फर्श में बांधना सरासर अपराध है, उसको तकलीफ होती है। और पौराणिक कथाओं में लिखा गया है, जो गौमूत्र और गोबर के पीछे लोग पड़े ना, मैंने कई बार बोला है, पौराणिक कथाओं में राजा दिलीप से नंदिनी गाय कहती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूं। देश में किस किसान की गाय प्रसन्न है? मैं बता रहा हूं जरा, ये दर्शन का विषय है। गाय को मैं मां कहता हूं, धरती मां, गाय मां, अपनी जन्म देने वाली मां। मां अगर प्रसन्न है तो आपको इतनी दुआएं देगी कि आपका जीवन आनंद से कटेगा। और मां अगर दुखी है तो उसके मुंह से 2 दुआएं नहीं निकल सकती। आज की तारीख में जिस देश में लोगों ने बैल से खेती करना छोड़ दिया, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, आपने 3 महीने के बाद हाँक करके बाहर कर दिया, गाय की नजरों से उसके पुत्र को दूर कर दिया। अब आप कहते हो मैंने तो गौमूत्र से जीवामृत बनाया है। दुखी गाय के मूत्र से जीवामृत बनाओगे, अब आपका कल्याण होगा? गाय के प्रसन्न होने पर, तो पहली तो गाय दुखी हो गई कि बछड़ा बाहर कर दिया। अगला, किसान ने एक गाय पाली, एक भैंस पाली है। भैंस 8 लीटर दूध देती है, गाय 2 लीटर देती है। तो गाय को तो सूखा चारा डालता है, 250 ग्राम दाना केवल बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे करता है। गाय देख रही कि भैंस के आगे खली का, दाने का बढ़िया सा चारा बनाया जा रहा है और उसको वंचित किया जा रहा है। आप गाय को देख लेना, गाय के आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। जिस गाय की आंख से आंसू निकलेंगे, उस गाय का पेशाब और गोबर आपको जीवंत करेगा? सपने में मत सोचना। तो ये विषय दर्शन का है। आप बैल पालेंगे, दूध पिएंगे, अच्छा राशन देंगे, गाय के पीठ पर हाथ फिराएंगे, उसको कष्ट नहीं देंगे, गाय प्रसन्न होगी। तो जब गाय प्रसन्न होगी, आप समझ लें, जब गाय प्रसन्न है तो गाय का फाइनल प्रोडक्ट है मूत्र और गोबर। जब वो खाएगी तो गोबर तो करेगी, पानी पिएगी तो यूरिन तो करेगी। कच्ची जमीन है तो गोबर में ही यूरिन करी ना उसने। आपने पूरा उठाया, घूरे में डाला और फर्दर खेत में ले गए, तो गोबर और मूत्र जा तो रहा है खेत में। ये ड्रम में गोबर मूत्र का क्या नाटक कर रहा है? अगला, किसी ने कहा गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में कुछ ऐसे जीवाणु पाए गए।
मित्र, साइंस का व्यक्ति अगर होगा तो समझ में आएगा कि हर जीव के स्टोमक में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कौन से? जो पाचन की क्रिया में हेल्प करते, मल के द्वारा वो बाहर भी निकलेंगे। तो किसी ने गाय के गोबर में जीवाणु देख लिए, बोले वेरी गुड, गाय के गोबर में तो जीवाणु है, यही खेत में काम करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, गाय के गोबर के, पेशाब के कोई भी जीवाणु खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाने में सहायक नहीं है। साइंस के नजरिए से देखिए, और प्रूफ दे रहा हूं कि अगर गाय के गोबर के जीवाणु इतने अच्छे थे जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो गाय का गोबर 6 महीने से एक जगह इकट्ठा है, वो सड़ा क्यों नहीं? वो क्यों नहीं सड़ा? ठीक है ना? तो ये तय हुआ कि मैंने जीवाणु मारे, जाने अनजाने। अब जीवामृत, जब तक हम सॉइल को प्राकृतिक खेती, रसायन से मुक्त होने का एक जो विचार है कि हम रसायन ना डालें और लागत अपनी घटा लें, उत्पादन बढ़ा लें, उत्पादन का स्वाद भी बढ़ा लें, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर लें, तो क्या है, सॉइल का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और जब सॉइल को हेल्दी करने के लिए चलते हैं तो प्राकृतिक खेती में पहला निवेश है जीवामृत। तो गोबर और बेसन और गुड़, और बता दूं, गाय इसमें जो जीवाणु हैं वो जीवाणु सूक्ष्म माइक्रो जीवाणु, बेसन तो माइक्रो फार्म है, बेसन का पार्टिकल जीवाणु के कण से बड़ा है। जीवाणु के कोई मुंह तो होता नहीं कि खा लेगा चबा के, वो तो अपनी स्किन से एब्जॉर्व करता है ना, तो नैनो फार्म में ही एब्जॉर्व करेगा। तो ये जो जीवामृत आपके सामने, मैं अक्सर आपने सुना होगा, मैं किसानों से कहता हूं, जैसे कर्नाटका का, असम का, तमिलनाडु का, जम्मू का, कहीं का दूर का किसान, सचान साहब बहुत दूर पड़ता है, झांसी कैसे आऊं? तो हमने कहा झांसी मत आओ, 100-200 किलोमीटर दूर अगर कहीं फॉरेस्ट एरिया हो तो वहां चले जाओ। मैंने कई वीडियो बनाई कि फॉरेस्ट में मिट्टी कहाँ से लेनी, तो जंगल में मिट्टी वहां से ली जाती है। पहला तो फॉरेस्ट का मतलब समझना, डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, जहां आपको घुसने में डर लगे, जहां घास फूस वन वनस्पतियां बहुत होंगी, वहां आपको डर लगेगा। वहीं पत्तियों का बायोमास को रुका होगा, सड़ रहा होगा। तो ऐसा जंगल जिसके नीचे ढेर सारा सड़ा गला पदार्थ पड़ा हो, उसको हाथ से हटाइए और वहां की भुरभुरी मिट्टी ले आइए, उसमें जीवाणु 100% है। मैं ऐसे कई जंगलों से मिट्टी ला करके उनके जीवाणुओं का संवर्धन किया। मेरे फार्म हाउस में ऐसा कम से कम 10,000 लीटर जीवाणु है। यहाँ तो चिरगांव सेंटर में मैं वहीं से ला करके, यहाँ क्योंकि यहाँ लोग आते हैं यहीं से ले जाते हैं। तो बनाने का तरीका क्या है, जैसे मिट्टी कोई किसान लाएगा 5 किलो मिट्टी लाएगा, ड्रम में डालेगा, 200 लीटर पानी भरेगा, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा डाल देगा। ऐसा यंत्र बनाएगा, ऐसा जैसे अब कोई बोलता है कि इस जीवामृत के ड्रम को सुबह शाम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, देखना इस भरे हुए ड्रम को जरा हमें कोई भी नीचे तक के पानी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको नीचे वाले को हिला के दिखाए, हिलेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। वहीं घूमेगा, ऊपर का पानी घूमेगा, नीचे का पानी ऊपर नहीं आएगा। इसमें क्या है, देखिए ऐसे किया, पूरा पानी उलझ गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का। तो ऐसा बनाइए पंजा। ये हिलाने का सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया है, अनएरोबिक माइक्रोब्स है, जो पानी की ऑक्सीजन पर जिंदा है। अगर इसको नहीं हिलाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, तो उनका सर्वाइवल, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। हिला देने से क्या है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हमको इसको डेली हिला देना। तो 5 किलो जंगल की मिट्टी लाइए या 5 लीटर हमसे ले जाइए और ऐसे बना लीजिए। डालने का क्या तरीका है, इसको खेत में इनोकुलेट करना है। आप ये समझिए कि एक दवा को शरीर के अंदर ले जाना है, गोली खाइए,
निगल लीजिए, निगलते नहीं बनती तो पीस लीजिए, पानी में घोलिए, पी जाइए। कोई भी दवा अंदर ले जानी, ये बैक्टीरिया जमीन के अंदर जाने, धूप के टच में ना रहें, और माइक्रोब्स को हमेशा नमी, क्योंकि जैसे सॉइल अगर ड्राई है, नमी नहीं है, और आपने बैक्टीरिया डाल दिया तो ये क्या है, जीरो। इसके पांव तो है नहीं कि मूवमेंट करेगा। बैक्टीरिया का मूवमेंट हमेशा पानी के माध्यम से ही होना है, इसलिए सॉइल में 20% मॉइस्चर होना चाहिए, तभी इसका इनोकुलेशन करें। 2 रीजन है। बैक्टीरिया अगर 20% मॉइस्चर है तो जमीन में जो घास फूस, तना, पत्ती, जड़ कुछ बचा हुआ है फसल काटने के बाद, जब उस नमी होगी तभी पदार्थ के डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर पदार्थ ड्राई अवस्था में है तो बैक्टीरिया कोई रोल प्ले नहीं करेगा। माइक्रोब्स अब करता क्या है, माइक्रोब्स ऐसा नहीं कि आपको कुछ दे रहा है, आपके लिए कुछ कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है, अपना भोजन तलाश रहा है, ठीक है ना। जैसे गाय ने गोबर किया, गाय ने गोबर इसलिए नहीं किया तुम्हारे खेत मजबूत होंगे, अरे गाय ने चारा खाया तो गोबर करेगी। ऐसे ही माइक्रोब्स खेत में होंगे तो वो भोजन करेंगे और फिर वो मरेंगे। तो पौधे को क्या चाहिए, वेद में लिखा है जीवे जीवार, जीव ही जीव का भोजन। किसी भी फसल को जो कहा गया है 16 पोषक तत्वों की जरूरत है, 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, तो 3 तो चलो मिल गए क्लाइमेट से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसको 13-14 कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। कौन प्रोवाइड कराएगा, माइक्रोब्स प्रोवाइड कराएगा। कैसे कराएगा, जड़ तना पत्ती को खाएगा, उस जड़ तना पत्ती में जितने भी कंपोनेंट थे वो सब माइक्रोब्स के बॉडी में जाएंगे। माइक्रोब्स जब मर जाएगा तो उसके अंदर का जो जीव द्रव्य है वो पानी में, मिट्टी में मिलेगा और वो रूट जोन तक जाएगा, पौधे का भोजन बन जाएगा कंप्लीट। तो अगर जीवाणु बहुत जमीन में है तो आपकी फसल को वो प्रॉपर भोजन मिला जो मिलना चाहिए था। अभी क्या हो रहा है, अभी आप यूरिया, डीएपी, पोटास ही केवल दे रहे हो, 14 देने चाहिए ना, और 3 दिए। इसीलिए आप कहते हो रोटी में स्वाद नहीं है, भोजन में स्वाद नहीं है, और भोजन में आपका स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। तभी तो आधा हिंदुस्तान हेल्थ के नाम पर सप्लीमेंट्री फूड खा रहा है। जैसे जिंक की गोली खाओ, आयरन की गोली खाओ, मैग्नीज की गोली खाओ। क्यों खाओ, जानते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम हमारी सॉइल से गड़बड़ाया है। पूरा सिस्टम मेरा सॉइल से गड़बड़ हुआ। अगर ये माँ रिच होती तो ना फसलों को पोषक तत्वों की जरूरत होती, समझना बात को। अगर ये माँ हेल्दी है तो फसलों को किसी पोषक तत्व की जरूरत नहीं कि मैं बाहर से ला के दूं। और जब फसलों को माँ ने संपूर्ण पोषक तत्व दे दिए हैं और उसी का अनाज, फल, सब्जी मैंने खाया है, तो मेरे शरीर में भी किसी पोषक तत्व की कमी नहीं। तो ना मुझे बीमारी का डर है और ना मुझे सप्लीमेंट्री फूड खाने की जरूरत है। लेकिन अभी क्या है, मां मर गई, मां बीमार हो गई और मां का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर रहा। इसका पानी नीचे खिसक गया, 40 फुट का पानी चला गया 200 फुट। इसमें जो 1% ह्यूमस होना चाहिए वो ह्यूमस बच गया 0.3%। इसमें हार्डनेस आ गई। लेकिन मां को हेल्दी करने के लिए कोई व्यक्ति कहीं से कोई प्रारंभ नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग अपनी अपनी दुकानें चढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि जब तक ये जमीन खराब रहेगी ना तब तक किसान मेरे इर्द गिर्द घूमेगा, और जिस दिन जमीन अच्छी हो जाएगी ना, देश के बहुत सारे एग्रीप्रेन्योर्स की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मेरा सबसे निवेदन है, क्योंकि आप सब लोग दूसरे स्टेट से आए हो, आप अपनी खेती के लिए मत ले जाइए। आप यहां से संकल्प लेके जाएंगे कि मैं तो करूंगा, और जो बात मैं बता रहा हूं वो बात आप आगे 100-200 लोगों को बताएंगे। मित्र, वक्त बहुत कम है। अगर हमारे देश के सारे लोगों ने मिलकर के, किसानों ने धरती माता के वैभव को सजाने की बात नहीं शुरू की, तो मेरा मानना है
कि 10-15 साल के बाद मनुष्य के जीवन में वो भूचाल आने वाला है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है, मैंने अपनी बात बताई। ये विषय इतना बड़ा है कि कुछ ना कुछ प्रश्न रह जाते हैं। तो अब किसी का प्रश्न अगर कोई है तो तुमको बेटा कुछ लोगों ने बोला है, इधर आके बात करो। सर, बहुत से किसान भाइयों का ये प्रश्न है कि इसका प्रयोग क्या हम लोग पौधों के ऊपर या फसल के ऊपर कर सकते हैं? देखो, मैंने बोला कि इसमें अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं। ये मिट्टी का भोजन है, ये मिट्टी की सेहत को ठीक करेगा। अगर आपने कई बार सुना होगा, मैंने जीवामृत का स्प्रे किया, मैंने बेस्ट डिकम्पोजर का क्रॉप में स्प्रे किया। ये क्या नॉनसेंस बात है भाई। जो जीवाणु मिट्टी से लाए गए हैं, जो जीवाणु मिट्टी को सजाने बनाने के लिए हैं, उनका क्रॉप की लीफ पर क्या काम? तो लीफ पर स्प्रे नहीं करना। और सर, एक प्रश्न ये उठता है कि जैसे कुछ किसान भाई हैं, हम शुरू में इसमें 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा डाल देते हैं, फिर 15 दिन बाद 3 केजी गुड़ आटा डालते हैं, फिर इसके बाद हर 10वें दिन डालते रहते हैं। तो मतलब कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो क्या हम एक साथ दे सकते हैं इस भोजन को? हाँ, देखो सुनो, इस 200 लीटर का ड्रम अगर है, अब मैं और थोड़ा प्रश्न को क्लियर करूं, जरूरी नहीं है कि हर किसान 200 लीटर जीवामृत बनाए। मैंने बोला कि ये जीवामृत 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ जमीन के लिए है। 20 लीटर मात्रा, अगर जीवामृत अच्छा बन गया तो केवल 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ जमीन को पर काम करेगा। किसी किसान के पास जमीन केवल 3 एकड़ है तो कितना बनाएगा? मात्र नहीं 70 लीटर। वो इसलिए कि जामन बार बार यहाँ क्यों लेने आओगे, या मिट्टी बार बार जंगल लेने क्यों जाओगे? तो वन टाइम मैंने माइक्रोब्स मिट्टी से लाए या मेरे यहाँ से ले गए, तो मेरे पास 10-15 लीटर जामन हमेशा सुरक्षित रखता हूँ। तो 3 एकड़ का किसान 70 लीटर मात्र बनाएगा, लेकिन बनाएगा 200 लीटर के ही ड्रम में। क्यों? ये इतना खतरनाक है कि अगर इसको चिड़िया पी लेगी, यहां बैठ करके चिड़िया पी लेगी तो चिड़िया यहीं मर जाएगी। अगर इसको किसी कुत्ते ने पी लिया 50 ml तो कुत्ता 15 दिन के अंदर मर जाएगा। तो 200 लीटर के ड्रम में क्या कि छोटे जीवों के पहुंच से दूर रहता है, और इसको ढक करके रखिए टाट से ताकि कोई पक्षी ना पीने पाए। तो 200 लीटर के ड्रम में इसलिए बनाना है कि छोटे पशुओं से, कुत्ते से, बिल्ली से, बकरी से ये दूर रहे। अब तुम्हारा जो प्रश्न है कि हम कहते हैं 200 लीटर वाले ड्रम के लिए मैं ऐसा थ्योरी बताता हूं कि 200 लीटर पानी ले लो, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा डालो, फिर 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़, 3 किलो आटा डालो। इसका प्रश्न वाजिब है। कई बार किसान कहते हैं साहब वो क्या लिखाया था, वो साहब भूल गया हूं। तो मैं क्या कहता हूं ऐसी दशा में कि तुम ये जीवामृत अगर 200 लीटर है तो ये 55 दिन में रेडी होता है। 55 दिन में मैं इसमें डाल देता हूँ 5 और 3 8 और 6 14 किलो, 14 किलो गुड़ और 14 किलो आटा, जिसको फसल बोने में 2 महीना बकाया है। और 200 लीटर जीवामृत यानी 10 एकड़ का, 9 एकड़ का किसान है, तो उसको क्या करना, वन टाइम 14 किलो आटा, 14 किलो गुड़ डाल दो। बैक्टीरिया तो उतना ही खाएगा जितनी उसकी खुराक है। तो यानी ये 50-60 दिन तक काम आता रहेगा। आपको रोज रोज डालने का झंझट नहीं, बस केवल हिलाना है। और कोई क्वेश्चन? सर, आपके इसी प्रश्न से एक प्रश्न और उठता है कि जैसे मान लीजिए आपने बताया कि ये 55 दिन में या 60 दिन में तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर किसी किसान को 15 दिन बाद इसकी जरूरत है, ठीक तो बात फिर वो क्या है। करेगा? जैसे अब रबी आ गई, बहुत सारे किसान मेरा वीडियो मुझसे बाद में परिचित हुए। अभी मान लो उनको फसल बोने के सिर्फ 25 दिन बचे या 20 दिन बचे, और वो कहता है 10 एकड़ साहब मेरे पास खेत है और आप बताते हो कि इसको तो 2 महीना लगेगा, यानी रबी में तो प्रयोग कर नहीं सकता हूँ। मैंने कहा कर सकते हो। थ्योरी देखिए क्या है। जब मैं जीवाणु 5 किलो मिट्टी लाया, 200 लीटर बनाना, 5 किलो मिट्टी लाया तो 2 महीना लगा। जब 10 किलो मिट्टी लाएंगे तो 1 महीना लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीवाणु बढ़ गए। और हाफ को बनाना 15 दिन में, तो आप 30 किलो मिट्टी लाइए, 30 किलो मिट्टी इस ड्रम में डालिए,
भोजन भी आप उसी के अनुसार, क्योंकि जीवाणु की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए भोजन भी मैंने कितना दिया, 200 लीटर का अगर ड्रम है तो इतना जीवाणु है। और हमको अब क्या करना है, वो आटा खत्म कर देना है। क्योंकि आटा, मैंने बोला आटा माइक्रो पार्टिकल है, आटा बैक्टीरिया तब तक नहीं खाएगा जीवाणु जब तक वो नैनो पार्टिकल में नहीं टूटेगा, और उसको नैनो पार्टिकल में टूटने में लगेगा कम से कम 25, 30, 35 दिन, और आपको तो चाहिए 15 दिन में। तो मैं यहाँ किसान भाइयों से कहता हूँ कि ऐसी दशा में जब आपको फास्ट बनाना हो तो आटा को बाहर कर दीजिए, आटा की जगह अगेन गुड़ या चीनी ले आइए, तो वो नैनो पार्टिकल में घुल जाएगा, आपका 15 दिन में बन जाएगा। और सर इसमें जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं क्या हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, डालें इसमें तो कुछ अच्छा फायदा होगा एक्स्ट्रा? कई किसान हमसे पूछते हैं कि साहब मैंने इसमें बेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया है, मैंने इसमें बिवेरिया डाल दिया है। हमने कहा क्यों? बोले साहब मैंने सोचा और अच्छा हो जाएगा। हमने कहा कोई चीज अच्छे से अच्छी क्या हो, ये तो कुदरत की माया है, जंगल की माया है। जंगल में जितने माइक्रोब्स हैं वो आपको कहाँ बाजार में मिलने वाले हैं? और ये जो ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, माइकोराजा, सुडोमोनास से कहाँ से लोग लाते हैं? उसी जंगल की मिट्टी से तो लाते हैं। तो जब मैंने भगवान की एज इट इज माया उठा ली तो मुझको अलग से क्या जरूरत है? किसी और का कोई प्रश्न हो? सर जैसे जैसे अब ये धूप में रखा जाए या छांव में? यस, देखिए मेरा ये धूप में रखा है, मेरा इसलिए रखा है कि मैं अपने फार्म हाउस से यहाँ 2 ड्रम लाया, तो ये सैचुरेट है, मतलब इसमें 10 की पावर 8, 7, 9 के आसपास माइक्रोब्स हैं, तो इटसेल्फ भी बफरिंग का काम करते हैं। आप मई जून के महीने में आओगे, इस ड्रम को छुओगे तो ठंडा मिलेगा। जून के महीने में 2 बजे जब टेम्परेचर बुंदेलखंड का 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब इसमें थर्मामीटर डालोगे ना पानी में तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में बनवा रहे हो, जैसे आज की तारीख में कोई धूप में रख दे तो ठंड का सीजन है, चल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मार्च अप्रैल में इसको बनाना स्टार्ट किया है तो इसको छाया में रखें, क्योंकि तब 200 लीटर के ड्रम में माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा है, पानी टेम्परेट हो जाएगा और माइक्रोब्स मर जाएंगे। तो छाया में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपके पास ज़्यादा बल्क में माल है तो आप धूप में रख सकते हो। सर इससे कैसा पता लगाएंगे कि माइक्रोब्स इसमें बढ़ गए? देखो सुनो, नंबर 1 तो एक छोटा सा विज्ञान है कि जब मैं इसमें फीडिंग, ठीक है, मिट्टी में अगर मेरी रिच मिट्टी है, जैसे मैंने बोला वहाँ बताते हैं बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अब देश के बहुत सारे किसान बेचारे हमको रोजाना 30, 40, 50 लोग फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं साहब वो गौमूत्र वाला बनाए थे साहब और 4 साल से कर रहा हूँ साहब, हमको कोई बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हमने कहा मिट्टी कहाँ से लाए थे? क्योंकि मैंने बोला गाय के गोबर में, पेशाब में वो माइक्रोब्स नहीं है जो सॉइल में होने चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में संभावना थी, लेकिन बेचारा क्या करे, लोगों ने इतना ही बताया कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अब अप्रैल का महीना था, पंडित जी वहाँ झाड़ू लगाते हैं, मिट्टी वहाँ सूखी है, धूला के रूप में, डस्ट के रूप में, वही बटोल लाया। माइक्रोब्स जहाँ नमी नहीं होगी वहाँ माइक्रोब तुरंत खत्म हो जाएगा। माइक्रोब्स हमेशा 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो उससे और थोड़ा सा मॉइस्चर हो, वहीं माइक्रोब सर्वाइव करेगा। जो मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई वहाँ का माइक्रोब्स। अगर सर हम आपसे ये कल्चर ले जाएंगे, हाँ, तो हमें उसमें जंगल की मिट्टी भी लाना जरूरी ना, है या उसी कल्चर से बन जाए? अब देखिए मैं तो मिट्टी ला करके ही उसका बैक्टीरिया प्रोपोगेट किया हूँ ना, तो जब मैं इतना एक्सरसाइज कर चुका हूँ तो आप इतनी एक्सरसाइज क्यों करेंगे? जब आप हमसे 5 लीटर ले जाएंगे तो 5 लीटर का कैन अपने 200 लीटर में पलट लेंगे। अब मैंने कहा पानी कितना भरेंगे, पानी का रेशियो बता दिया। कोई 2 एकड़ का किसान है तो 50 लीटर बनाए, 5 एकड़ का किसान है तो 100 लीटर बनाए, 8 एकड़ का किसान है तो 180 लीटर बनाए, और 10 एकड़ का किसान है तब फिर वो 220 लीटर का ड्रम ले, 220 लीटर बनाए। बना करके अवधि कितने टाइम तक रहेगी? देखिए सुनिए, जैसे हम खरीफ रबी में क्रॉप बोते हैं तो वो जो मैं बताता हूँ 5 किलो, फिर 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो, क्योंकि 4 महीने बाद हम फिर अगली क्रॉप लेंगे तो वो फिर वही फार्मूला चलेगा। 5 किलो पहले बार डालेंगे, 5-5,
फिर 2+2, 2+2, 2+2, हर बार में 13वें दिन 10वें दिन, तो 4 महीने में बनेगा, मतलब 2 महीने में बन जाएगा। लेकिन भोजन बनने के बावजूद भी भोजन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन जिस दिन उसका बैक्टीरिया का इस ड्रम में खत्म हो जाएगा वो मर जाएगा। अवधि कितने दिन रखा जाए, इसको साल भर तो संभाल के रखना नहीं है। यूज हुआ, 200 लीटर बनाया, 180 लीटर यूज हुआ, अगेन फिर पानी भर दिया, फिर फीडिंग शुरू हो गई, फिर अगली क्रॉप आई, फिर यूज हुआ, अगेन फिर पानी भर दिया, फिर फीडिंग शुरू कर दी, फिर बन जाएगा। लेकिन कोई अगर कहता साहब मैं अगर इसको ज़्यादा बन गया, मैं ज़्यादा बना लिया था, एक ड्रम तो मेरा 3 साल हो गया रखा है, तो अब ये डेड हो गए। कारण सुनिए, इसको भी सफोकेशन होता है, विदाउट फीडिंग से भी होता है, और यहाँ पर फीडिंग अगर देते भी रहोगे तो यहाँ इतना सफोकेट हो गया है कि अब ये डेड हो जाएगा। जैसे एक कमरे में 10 लोगों के रहने की जगह है, अब वहाँ 20 लोगों को बंद करके दरवाजा बंद कर दो तो घुटन होगी कि नहीं। तो वही से अगर ज़्यादा दिन रख गया तो क्या करना है, इसको 50 लीटर इसका माल बाहर ज़मीन में फैला दो और अगेन पानी 50 लीटर डाल दो, फिर ये थोड़ा फ्रेश हो गया, फिर जिंदा रहेगा। सर जैसे गेहूं की फसल हमने बो दी है और लगभग 10 दिन की हो गई, आलू की फसल लगभग 15-20 दिन की हो गई, 25 दिन की हो गई, तो सर हम इसे कैसे यूज करें उसमें? देखिए, मैंने बोला है सॉइल में ही इनोकुलेट करना है। आप इसकी ड्रेंचिंग करें, आलू में पानी लग रहा तो पानी के रास्ते से भेजें। लेकिन लाभ की बात बता दूं, इसके रिजल्ट जब हम एज पर अर्ली डालेंगे तब ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला इसके पास ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास है। ये तो एक गृहिणी है, आपके खेत में जो मटेरियल रखा है उससे ये फसलों का भोजन बनाएगी, ये बनाएंगे। तो ये इनके पास अपना खुद कुछ नहीं है, तो इनको जब किचन में अर्ली भेज दोगे और फिर क्रॉप बोगे तब तो एक क्रॉप के लिए कुछ रेडी करके रखेंगे बेचारे। अब क्रॉप बो दी, फिर 1 महीना हो गया, फिर आप डाल रहे हो, नो डाउट सॉइल को तो रिच बनाएंगे, लेकिन इस वाली क्रॉप में आपको जो रिजल्ट हैं वो हो सकता है उतने अच्छे ना दिखें। और बता दो, हमने अपने खेत में 4x4 का एक गड्ढा आखिर तक खोद रखा है। हाँ, और जितना भी हमारे घर का गायों का या भैंस का जो भी गोबर वगैरह होता है, गोमूत्र होता है, सब उसी में डालते हैं। उसी में जीवामृत पहले 2 साल से डालते रहे थे, और अब जो है जीवामृत उसमें 1-2 बार डाला है, अब तो डालते नहीं है। अब सुनो, उसी में पानी चलाते हैं सर। सुनो मेरी बात, जहाँ भी बल्क में हम बायोमास इकट्ठा करते हैं वहाँ हीट पैदा होती है। पानी रहता है सर उसमें, वो नाला खुला हुआ है, उसी में पाइप रहता है हर वक्त, 2 दिन में। चलो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ अब आप दूसरा उपक्रम अपनाओ, या तो इसको ड्रम में बनाओ, या इसको किसी एक पेड़ होगा छायादार, तो उस पेड़ के नीचे नीचे आप एक ट्रेंच बनाइए, उसमें गोबर डालिए पेड़ की छाया में। कितना डालिए, मात्र 6 इंच मोटा, और उसमें ये जीवामृत डाल दीजिए 10-20 मग्गा, और उसमें जैसे मैंने यहाँ चीनी गुड़ बताया, आप उस पेड़ के नीचे 15 दिन के बाद 10-12 2-4 किलो चीनी 50 लीटर पानी में घोलिए और वो गोबर के ऊपर डाल दीजिए। यहाँ पर और अच्छा है, बैक्टीरिया चीनी से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और गोबर खाने की हैबिट भी उसकी बरकरार है। जैसे अभी ये चीनी खा रहा है और ऑल ऑफ सडन ये खेत में जाएगा तो इसको 1-2 दिन के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे आपको 1 महीने तक खीर पुआ दिया जाए, रबड़ी पूड़ी दी जाए, फिर ऑल ऑफ सडन आपको जो है ना रोटी में तेल लगा के नमक के साथ खाने के लिए दे दी जाए, तो आप 2-3 दिन तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगे ना। वो इसके साथ है, तो गोबर में और सीरा डाल रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, उसकी हैबिट थोड़ी और अच्छी मेंटेन है। आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे 55 दिन हो जाए इसको, हाँ, 55 दिन होने के बाद में जैसे एक बूंद तक के उसमें चलता रहे पानी के साथ में, गेहूं की फसल में या और किसी फसल में। देखो मेरी बात सुनो, अभी आप लोग चूंकि लेट आए, अभी आप यहाँ से ले जाओगे, फिर मैंने जो बोला आप बनाओगे, अगर जैसे मेरे विधि से बनाओगे, फास्ट बनाओगे, तब भी 20-25 दिन तो लगेंगे, ठीक है ना। तो अब आपकी फसल हो जाएगी 1.5 महीने की, तो आप डालने के लिए डाल दीजिए, तो जमीन का भोजन है, कुछ ना कुछ समथिंग कुछ करेगा वर्क, ठीक है ना। ये रोल तो अपना प्ले करेगा।
बस वो रोल जो प्ले करेगा आपको इस फसल में हो सकता है सीन ना दिखे ना, ठीक है ना। ये जीवामृत सबसे ज्यादा फायदेमंद जानते हो कहाँ? वेजिटेबल क्रॉप, फ्रूट्स क्रॉप, जहां लोग कहते हैं साहब बहुत नेमेटोड्स है, बहुत ढेर सारी बीमारियां लगती हैं, हजारों लाखों रुपए का पेस्टिसाइड इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसी जमीन में अगर जीवाणु ये चले जाएंगे ना, तो जितने भी सॉइल बोर्न डिजीज हैं, चाहे किसी फल में हो चाहे किसी सब्जी में, अगर कोई फलदार पौधा लगाने के 1 महीना पहले या सब्जी लगाने के 1 महीना पहले इस जीवामृत का प्रयोग कर देगा, तो जो 50,000 रुपए का पेस्टिसाइड डालता है, मुझे नहीं लगता कि 1,000-1,200 से ज़्यादा डालना पड़ेगा, सब 49,000 50,000 की बचत हो जाएगी। सिस्टम समझो ना। सर फिर उसमें फिर भी पेस्टिसाइड लगाने की जरूरत पड़ जाएगी? हमने बोला कि लगभग 90% तो समस्या सॉल्व हो जाएगी, अब पड़ेगी कौन? मैंने बोला क्लासरूम में कि सॉइल बोर्न डिजीज ही तो कंट्रोल करेगा। आपके पड़ोसी के खेत में मोजैक फैला था, लेट मोजैक, अर्ली मोजैक, उसका कोनिडिया वहाँ फंगस का पका और उड़ करके आ गया, तो आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ ना। तो ये वाला जब बीमारी आएगी एयरबोर्न, तो ये एक स्प्रे में फंजीसाइड के ठीक हो जाएगी। सर एक चीज है, फसल और शेष भी इसको चाहिए ना कंज्यूम करने के लिए। नो डाउट। मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे बहुत सारे किसान जीवामृत बार बार अगेन डालते चले जा रहे हैं, वो सोचते इससे चमत्कार होगा। आपके खेत में बायोमास भी होना चाहिए। दही बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जामन की और दूध की। जामन ले आए और दूध नहीं लाए, दही बनेगा? नहीं बनेगा। तो मिक्सचर कम्बिनेशन देखिए, आपको कितना दही जमाना था? 4 लीटर। 4 लीटर दही को जमाने के लिए कितने जामन की जरूरत थी? 4 चम्मच की। अब 4 लीटर दूध है, जामन 1 चम्मच है, तो भी कल सुबह दही नहीं जमेगा। 4 लीटर दूध में जामन आपने 10 चम्मच डाल दिया, तो सुबह को दही खट्टा हो जाएगा। तो यही इसका माइक्रो जो सूक्ष्म जीवाणु है, इनके मल्टीप्लिकेशन रेट की यही कहानी है। एक कोई पूछ रहा था कैसे पता करें कि बन गया कि नहीं, तो देखिए आप, हमारी जो है आदत पड़ गई है इस ड्रम में, हमको कोई आंख बंद करके लाए, इस ड्रम को थोड़ा सा चला दे, मैं आंख बंद करके इसमें 2 उंगली डालूंगा ऐसे, और इसकी शार्पनेस, इसकी चिकनाहट से मैं बता दूंगा ये बिल्कुल मैच्योर हो गया। या हम इसमें उंगली डालेंगे और इसको सूंघ के बताएंगे। जैसे ये अभी मानो कि 70% बना है, जब मैच्योर होता है ना तो इतनी तीक्ष्ण गंध आती है, उंगली डाली 3 बार साबुन से हाथ धुलोगे और इसकी स्मेल नहीं जाएगी तो समझ लो बन गया। ठीक है ना? और किसी कोई प्रश्न? हवादार कपड़े से ढकना पड़ेगा? ढकने को मैंने बोला ढकना जरूरी नहीं है, ढकना इसलिए जरूरी है कि कोई पक्षी पी लेगा, तो इसलिए टाट से ढका तो कोई पक्षी नहीं पी पाएगा। सेम है दोनों। इसमें जो आपको थोड़ा वैसा दिख रहा है, इसमें आटा डाला गया कल, तो आटे का जो काला काला ब्लैक दिख रहा है, आटे के जो हल्के पार्टिकल हैं ऊपर आ गए, इसमें आटा नहीं है। अब सुनना, जैसे कई लोग बोलते हैं इसमें क्या सरसों की खली डालें। अब तो किसान कहता है कि साहब हमको किसी ने बताया कि अगर जमीन में आप 2 कुंटल खली डालोगे तो पैदावार बढ़ेगी। तो प्राकृतिक खेती का नियम समझिए। प्राकृतिक खेती मैंने अंदर बताया कि क्रमबद्ध ज्ञान है। खली जमीन का भोजन नहीं है। खली बेहतर होगा 2 कुंटल खली आप गाय को, भैंस को खिलाओ, तो उसके दूध में फैट बढ़े, फिर वो गोबर खेत को ले जाओ। तो आपने डायरेक्ट अगर खली खेत में डाली तो एनिमल का हिस्सा मार दिया ना तुमने। आजकल बहुत चुटकुले चल रहे हैं सोशल मीडिया में। कुछ लोग कहते हैं फिटकरी का पानी डालने से चमत्कार होता है, कुछ लोग कहते हैं हींग का पानी मैंने स्प्रे किया, फसल मेरी लहलाने उठी, इससे करोड़पति बन जाओगे, इससे लखपति। खेती के बारे में बिल्कुल सच्चा बता दो, खेती आनंद का विषय है, खेती करोड़पति बनने का विषय नहीं है। और सोशल मीडिया में जो लोग कहते हैं ना कि पपीते की खेती से हो गया करोड़पति, वो IT सेक्टर का लड़का आया, उसने 3 एकड़ लीज पर ज़मीन ली और 13 साल में जो 27 करोड़ का मालिक, ये बिल्कुल ब्लब देने वाली बात है। ये खादा गोबर डालना चाहिए सर या नहीं डालना चाहिए? किसमें? खेतों में।
खेतों में ताजा गोबर। देखिए नियम तो ये कहता है मित्र। अच्छा एक चीज बताओ, आपका घर यहाँ है और आपका खेत 1 किलोमीटर दूर है, तो आपको कौन सा पागल कुत्ते ने काटा कि गैया ने गोबर किया, आप खेत में डालने जाओगे? सुनिए मेरी, गोबर का नियम यही है कि हम साल भर गोबर को एक कच्चे गड्ढे में, किसी पेड़ के नीचे गड्ढा हो वहां डालते हैं, साल भर कच्चे गड्ढे में, और वहीं डिकम्पोज होने दो। साल में एक बार गोबर उठाओ, कब? अप्रैल मई जून के महीने में, और इसको ले जाके बिखेरना नहीं। अभी इसको वहां कहीं इकट्ठे रखो ढक करके। जब बारिश हो जाए अब बिखेरो, ट्रैक्टर से जुताई कर दो। हमारे देश में कई बार किसान क्या करता है बेचारा, अप्रैल मई जून में गोबर की खाद खेत में डाल आता है, छोटे छोटे ढेर में। खेत में होता है थोड़ा सा स्लोप, अब उससे किसी ने कहा गोबर की खाद डाल लीजिए, बेचारा लाया, डालाया। एक तो वहां ऐसी जगह गोबर था जहां सड़ा नहीं था, अब दूसरा वो खेत में डाला है, खेत में हल्का सा स्लोप और मेड़ है नहीं। 28 जून को 50 मिलीमीटर रात को पानी गिरा। जानते हो क्या हुआ? गोबर डाला था धनीराम ने और पहुंच गया मनीराम के खेत में। तो गोबर हमेशा डाल करके जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी में 90% हिस्सा दब जाए, ताकि फिर मनीराम के खेत में न जाने पाए, और मेड़ होनी ही चाहिए। इसमें भी इसकी क्या विधि है जीवामृत की डालने की गोबर के बीच, अगर गोबर में भी डालना हो? देखिए 2 चीजें हैं। इस जीवामृत को अगर मेरे खेत मैंने पलेवा किया है, पानी लगा है, बारिश में पानी हुआ है या रबी में मैंने पलेवा किया है, तो इसको 20 लीटर एक बाल्टी में भरिए और एक मग्गे से ऐसे ऐसे इधर इधर 20 25 40 जगह फेंकाइए। पानी के साथ ये मिक्सअप होके पूरे खेत में फैल जाएगा। अगर खेत में पानी नहीं भरा, नमी है, तो फिर इसकी 20 लीटर मात्रा लेंगे और 100 किलो सूखी हुई गोबर में मिलाएंगे, और फिर 100 किलो सूखा हुआ गोबर जो है ना खेत में बिखेरेंगे, फिर पीछे से जुताई कर देंगे। अगर किसी ने क्रॉप बो दी, जैसे टमाटर लगा दिया है, अब वो कहता मैंने 20 दिन का टमाटर हो गया, मैं डालना चाहता हूँ, तो डालो। कैसे डालोगे? आप इसको जो है ना पानी के साथ डाल दो। किसी ने बड़े बड़े पेड़ लगाए, अमरूद के बगीचा लगाया, कैसे डालें? तो हमने कहा कि इसको जो है ना, एक अगर बड़ा पेड़ है अमरूद का 2 साल का, तो ये मानिए कि 2 साल के पेड़ में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml मात्रा, 10 ml मात्रा और 200 ml पानी किसी पेड़ की जड़ पर ऐसे डाल दीजिए और खुरपी से हल्का सा गोंद दीजिए ताकि मिट्टी में मिक्सअप हो जाए। ये ध्यान रखिए, अगर किसी ने टमाटर के पेड़ में, मिर्च के पेड़ में ये जीवामृत एक पेड़ में 10 ml ऐसे नीट डाल दिया, ऐसे पेड़ जल जाएगा, मर जाएगा। 15 लीटर की टंकी में कितना पड़ना चाहिए? मैंने बोला कि ये 10%, 15 लीटर की टंकी में 1.5 लीटर। अगर आप स्प्रे करना चाहते हो सॉइल में, 15 लीटर की टंकी है तो बस केवल 1.5 लीटर। इसको जब भी कभी डालोगे फसल में या सिंचाई में, स्प्रे करके पेड़ की जड़ के पास, 150 ml ना हो, है 150 ml ना, नहीं 15 लीटर है, 1:9 या 1:10, 1 लीटर जीवामृत 10 लीटर पानी। 1.5 लीटर 15 लीटर पानी। हमने बोला नीट, जैसे दारू को नीट नहीं पीना चाहिए, ऐसे ही जीवामृत डायरेक्ट, ये डायरेक्ट जीवामृत किसी के पेड़ में नहीं डालना चाहिए। इतना स्ट्रांग है, इसमें माइक्रोब्स की संख्या इतनी ज़्यादा है, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर कोई 10 साल का पेड़ हो आम का, सागौन का, और ये मैं 50 लीटर उसके रूट जड़ के पास डाल दूं, तो 15 दिन के अंदर पेड़ सूख जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा। अरे अभी कोरोना आया था ना, आपको वैक्सीन कितनी लगाई गई? 1 मिलीग्राम। अगर, और तब भी क्या था डाउट कि फीवर आएगा, तो पैरासीटामोल दी जाती थी कि नहीं? भगवान कसम, अगर किसी को ये डोज 10 गुना लगा देना वो सिस्टर, राम नाम सत्य हो जाएगा। एंटीबॉडीज शरीर में कितनी फार्म होनी चाहिए, उसका एक संतुलन है, एक बैलेंस है।
अब आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बना दी वहाँ पर, तो इटसेल्फ वो पॉइजन बन जाएंगी। सेब के प्लांट के लिए भी 10-15 ml पानी के साथ। अगर सेब का बाग प्लांट आपका 6 साल 5 साल 10 साल पुराना है, 15 साल, तो ये 15 साल पुराना, तो ये मानिए कि ये 50 ml 50 ml और जो 50 ml और 5-6 लीटर पानी, 2-3 साल के प्लांट में 10-15 ml। 10-15 ml। ये माइक्रोब्स है, लिटिल क्वांटिटी चाहिए। आप ये मानिए कि अगर एक गेंदे का पेड़ है, मैंने आंख में लिया और ऐसे छींट दिया और खुरपी से गोंद दिया, अरे एक ड्राप में तो इसमें करोड़ों माइक्रोब्स है। एक क्रॉप में सोइंग के समय देनी है, अगर सीजनल क्रॉप है, ओनली वन टाइम। बागवानी में आप बारिश के समय डालिए। मैं अक्सर कहता हूं कि धरती अपना श्रृंगार वर्षा के सीजन में करती है। प्राकृतिक खेती करने वालों को हमेशा प्राकृतिक खेती का प्रारंभ वर्षा के सीजन में करना चाहिए। बारिश के समय जब ये बैक्टीरिया आप इनाकुलेट करेंगे तो जानते हो इसकी पावर 10 टाइम बढ़ती है, क्योंकि बारिश का समय बहुत फेवरेबल है, सॉइल में अधिकांश नमी रहती है, मौसम ठंडा रहता है, उस समय बायोमास इटसेल्फ डिकम्पोज होता है। जब ये पहुंच जाता है तो 4 चांद लगाता है। बारिश में अभी तो आप ले जाएंगे रबी में डालेंगे, लेकिन जैसे ही बारिश हो तो 10 बीघा खेत हो, 25 बीघा खेत हो, कोशिश करिए कि बारिश के सीजन में मैं धरती का पूरा कोना कोना इससे सींच दूंगा, तब आप उसके रिजल्ट परिणाम देखेंगे, रबी में बहुत बेहतरीन आएंगे। और किसी का क्वेश्चन? जैसे अभी गर्मियों का मौसम आएगा, तो मैं तो राजस्थान से हूँ, तो हमारी जब फसल खत्म हो जाएगी, तो जैसे गर्मियों की 3-4 महीने रहेगी, तो फिर जैसे अभी खर्च कर दिया 180 ml 180 लीटर, हाँ सुनो, बचा 20, तो उसको कैसे जीवित रखें? मैंने बोला ना, अभी आपने यूज कर लिया, 50 लीटर बच गया, उसमें 100 लीटर फिर पानी डाल दिया। मैंने भी बताया कि अगर राजस्थान से आया 20 एकड़ का कोई किसान है तो उसको ये 2 ड्रम बनाने हैं। कोई 40 एकड़ का किसान है तो उसको ये 4 ड्रम बनाने हैं। इसको बोला कि 1 एकड़ के लिए 20 लीटर बनाना है। नहीं, वो तो बनाना है, जैसे गर्मियों में बच जाएगा तो ये जैसे अपन बना के जब बच जाएगा, गर्मियों में बच जाएगा, तो मैंने बोला कि मान लो महीने 6-7 बीच रहे, बीच में लंबा गैप है, और आपने कहा बच जाएगा, तो मैंने कहा इसमें 2 किलो गुड़ 1 ड्रम में, 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा, या 2 किलो चीनी 2 किलो आटा, या केवल 3 किलो चीनी हर 15 दिन पर देते रहिए, जिंदा बना रहेगा। और नहीं, अगर बना अच्छा प्रिपरेशन है तो यहाँ धूप में रखा रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन लाइट हो गया है, 50 लीटर 150 लीटर यूज कर लिया है और 50 लीटर बचा है, अब धूप में रहेगा तो अब प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? इसमें सर कुछ मेटल यदि डाल दें तो उसका तो फर्क? देखो मेरी बात सुनो, यही तो मैंने कहा कि इस संसार में इतने लोग सोशल मीडिया में जादूगरी दिखा रहे हैं कि तांबे का सिक्का अगर 10 दिन इसमें डाल देंगे तो तांबे का 10 ग्राम का सिक्का उससे कितना अच्छा, तांबे का सिक्का तुम डाल के देखो, तांबे का सिक्का अगर आपने 10 ग्राम का डाल दिया, तौला लाना सुनार से, 10 दिन के बाद देखना कि तौलाना तो क्या 9 ग्राम का हुआ वो। अगर वो 10 ही ग्राम का निकला है तो तांबे का क्या रोल है वहां पर? मित्र, तांबा खेत में किलो में है, किलो में। सॉइल में सारी माया है, उसको एक्टिवेट करना है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए ये शिव की सेना है, ये शिव की माया है। माइक्रोब्स को जाने दीजिए, आप तांबा और लोहा के बारे में मत सोचिए। बहुत से लोग यूट्यूब में देख के सर ये सब चीजें कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, उनका प्रश्न भी ठीक है, पूछना तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर करना कोई बात नहीं। ठीक है, डाउट है। लोग देख देख हाँ। इसमें आप लोगों का एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि हमने जीवामृत बना लिया और हम दलहन तिलहन की जगह अगर हम धान गेहूँ लेना चाह रहे हैं तो उस समय खाद का किस हिसाब से उपयोग करें? हाँ सुनिए, जो किसान जीवामृत डालेगा धान में, गन्ने में, गेहूं में, कपास में, नाइट्रोजन पहले की तरह डालनी है। केवल आपको डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर बंद करना है। लेकिन दलहन में, तिलहन में अगर आपने डाला है तो दलहन तिलहन में आप केवल डीएपी डालते हो, बंद कर देना है। मतलब गेहूं का किसान, धान का किसान ये ना सोचे कि मैंने जीवामृत डाल दिया, फर्टिलाइजर खत्म। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन मन की तरह चंचल है,
नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में देते हो, पानी में डिजॉल्व होके, पानी अगर सीपेज होके नीचे जा रहा तो सीपेज होके नाइट्रोजन भी जा रही। खेत जैसे ही ड्राई होता है तो वो नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है। नाइट्रोजन को अगर बाइंड करके कोई रख सकता है तो वही नाइट्रोजन रहती है जो बायोमास में होती है। कार्बन में जो नाइट्रोजन होती है वो स्थिर होती है, उसको बैक्टीरिया धीरे धीरे डिजॉल्व करके बाहर लाता है, तो वहां बनी रहती है। ठीक है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन तो खेत में है नहीं, क्योंकि जीवांत कार्बन है 0.3। फास्फेट खेत में बहुत डिपॉजिट है, जानते हो कितना? अगर एक किसान खरीफ में धान, रबी में गेहूं बोता है तो 1 कट्टा रबी में 1 कट्टा खरीफ में डाल रहा है 1 कुंटल। वैज्ञानिक कहते हैं कि 25-30% से ज़्यादा फास्फेट जो है पौधा यूज नहीं करता। तो यानी कि 1 कुंटल में 25 किलो अगर क्रॉप ने लिया तो 75 किलो अनसोइली फार्म में वहीं फिक्स हो गया। ये माइक्रोब्स उसी डंप फास्फेट को रिसाइकिल करते हैं और सोलिड फार्म बनाते हैं। तो मेरा दावा है कि ना फास्फेट की, ना पोटास की, ना ये सारी माया यार जमीन में थी, करोड़ों साल से खेती हो रही है, तो अभी आया ना, 40 साल का खेल है, उसको समझो ना। कभी नाइट्रोजन की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं थी। मैंने बोला सॉइल को हेल्दी बनाने के लिए मेड़ बनाइए, पेड़ लगाइए, जीवामृत डालिए और बायोमास यानी कूड़ा करकट गोबर जितना हो सके वो खेत में डालिए। बस आपको और कुछ नहीं करना, सारा काम धरती माता खुद करेगी। नमस्कार।